BA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नागरिक और नागरिकता में क्या अंतर होता है। एक देश में रहने वाले सभी नागरिकों को जिसको नागरिकता प्राप्त होती है उन्हें सामाजिक एवं राजनीतिक दोनों अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन जो देश में रहते हैं और विदेशों से आए हुए हैं, चाहे वे अध्ययन के लिए आए हों या भ्रमण के लिए आए हों या व्यापार के लिए आए हों, ऐसे व्यक्तियों को केवल सामाजिक या नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। तो सामान्यतः एक देश में विदेशी एवं अपने देश के नागरिकता प्राप्त व्यक्ति दोनों ही वहाँ पर रहते हैं। सामान्यतः अब बात आती है कि नागरिकता के प्रकार कौन से होते हैं। तो आज का टॉपिक आपका इसी से संबंधित है, जैसे कि नागरिकता कितने प्रकार की होती है। तो नागरिकता को अपन दो भागों में बांटते हैं। एक तो है आपकी जन्मजात नागरिकता और एक होती है आपकी देशीयकरण, यानी कि विदेशियों को किस प्रकार से नागरिकता प्रदान की जाती है। पहला है आपका जन्मजात नागरिकता। इस जन्मजात नागरिकता को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है रक्त संबंध या वंश यानी सिद्धांत के आधार पर, जैसे कि अमेरिका में जैसे जिसका जन्म जहाँ पर हुआ है या उसका वंशज जहाँ पर है, चाहे बच्चे का जन्म कहीं पर भी हो, माता पिता के देश की उन्हें नागरिकता प्राप्त कर दी जाती है। अधिकांश देशों में इसी प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। लेकिन दूसरा है जन्म स्थान के आधार पर, यानी अपन मानते हैं कि अर्जेंटीना एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर अगर कोई बच्चा अगर जन्म लेता है, लेकिन उसके माता पिता चाहे अमेरिका के हो या भारत के हो या ब्रिटेन के हो, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अर्जेंटीना उस बच्चे को उस देश की नागरिकता प्रदान कर देता है। विशेष तौर से ये तो दो चीज़ें ऐसी हैं कि रक्त संबंध के आधार पर या वंश के आधार पर लगभग सभी राष्ट्र माता पिता के देश की नागरिकता बच्चे को स्वतः ही प्रदान कर देते हैं, चाहे बच्चे का जन्म कहीं पर भी हुआ हो। दूसरी तरफ अपन ये मानते हैं कि अर्जेंटीना एक ऐसा राष्ट्र है जो जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है। अर्थात यदि कोई भी देश का व्यक्ति अगर वहाँ पर कुछ समय के लिए जाता हो या रहता हो और बच्चे का जन्म अर्जेंटीना में होता है, तो वहाँ पर उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। इसके बाद आता है आपका देशीयकरण, यानी कि विदेशियों को नागरिकता प्राप्त करने पर अपन मानते हैं कि विदेशियों को भी नागरिकता प्रदान की जाती है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें या कुछ ऐसे तत्व हैं जिसके आधार पर हम उन्हें नागरिकता प्रदान करते हैं। जैसे पहला है कि यदि किसी नागरिक ने अपने पहले देश की नागरिकता का परित्याग कर दिया हो और किसी दूसरे देश की नागरिकता अगर प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में वह देश अपने मूल देश को छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। इसके बाद देखिए कि नए राज्यों में निश्चित प्रवास। अपन मानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने मूल राष्ट्र को छोड़कर और एक निश्चित समय के लिए जहां पर निर्धारित किए गए हैं कि इतने समय तक रहने तक नागरिकता प्राप्त हो जाती है, और अगर वह नए राज्य में इतने समय तक निवास करता है, तो उसे उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। इसके बाद देखिए कि जिस राष्ट्र की वह नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, उस राष्ट्र के प्रति भक्ति एवं विश्वास होना अति आवश्यक है और उस राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना का भी होना आवश्यक है। इसके बाद देखिए कि यह आवश्यक है कि जो व्यक्ति जिस देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, उस देश की राष्ट्रभाषा का ज्ञान होना उसे अति आवश्यक है। इसके अभाव में उसे नागरिकता प्रदान नहीं की जाती। इसके बाद देखिए कि एक महत्वपूर्ण जो और तत्व है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति विदेश में आकर निश्चित निवास पर रहता हो और उसके पास में भरण पोषण या आय के कोई स्रोत नहीं है, तो यह भी आवश्यक है कि उस व्यक्ति के पास भरण पोषण के साधन या आय के स्रोत ऐसे होने चाहिए कि वह अपनी जीविका को निकाल सकता हो। तो इस आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि यह नागरिकता के दो प्रकार हैं। एक है आपकी जन्मजात नागरिकता और दूसरी है आपकी देशीयकरण नागरिकता, या अपन ये कह सकते हैं कि विदेशियों को किस प्रकार से नागरिकता प्रदान की जाती है। अब बात आती है कि नागरिकता प्राप्ति की शर्तें क्या हैं। सामान्यतः अपन ये मानते हैं नागरिकता प्राप्ति की जो शर्तें हैं उसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि विवाह है, निश्चित निवास है, सरकारी सेवा है, पुनः नागरिकता प्राप्त करने की बात है, या विद्वानों को किस प्रकार से दिया जाता है, विजयी क्षेत्रों को किस प्रकार से दिया। तो इस आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने की जो शर्तें हैं वो सबसे पहला है आपका वैवाहिक संबंध। यदि कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी महिला से वैवाहिक संबंध स्थापित करता है तो उसे पति के देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। लेकिन
इसका उदाहरण एक अन्य भी है, लेकिन जापान की यदि कोई महिला किसी अन्य देश के पति से अगर विवाह करती है तो उस पति को पत्नी के देश की नागरिकता यानी कि जापान की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो एक उदाहरण के तौर पर अपन कह सकते हैं कि लगभग सभी देशों में यह व्यवस्था पाई जाती है, केवल जापान को छोड़कर, कि वहाँ पर पति के देश की नागरिकता पत्नी को प्राप्त हो जाती है। इसके बाद है निश्चित निवास। निश्चित निवास के आधार पर भी अपन ये मानते हैं कि यह 2 वर्ष से और 10 वर्ष तक राज्यों में यह भिन्नता पाई जाती है कि किसी के अनुसार इतने वर्ष तक निवास करने पर नागरिकता प्राप्त होती है, किसी राष्ट्र में इतने समय तक निवास करने पर नागरिकता प्राप्त होती है और इस राष्ट्र में इतने पर। तो सामान्यतः अपन मानते हैं कि इस आधार पर कैसे हैं, जैसे कि अमेरिका है, जापान है, हंगरी है, नीदरलैंड है, ऐसे राष्ट्रों में नागरिकता के लिए 5 वर्ष का निश्चित निवास आवश्यक निर्धारित किया गया है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति अगर 5 वर्ष तक लगातार इन देशों में अगर निवास करता है तो उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। इसके बाद देखिए, जैसे मैक्सिको है, अर्जेंटीना है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, इन देशों में केवल 2 वर्ष निर्धारित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इन देशों में केवल 2 वर्ष यदि निवास करता है तो उसे इन देशों की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। इसके बाद देखिए, जैसे भारत में भी है, भारत में कोई भी व्यक्ति यदि 7 वर्ष तक लगातार यहाँ पर निवास करता है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि नागरिकता के जो मापदंड है निवास के स्थान पर, तो अपन कह सकते हैं कि ये 2 वर्ष से और 10 वर्ष तक का समय निर्धारित किया गया है, जिसके तहत अलग अलग देश अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर नागरिकता प्रदान करते हैं। इसके बाद देखिए कि सरकारी सेवा। यदि कोई व्यक्ति किसी देश में लंबे समय तक सरकारी सेवा में कार्यरत हो तो ऐसे व्यक्ति को राज्य के द्वारा नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। इसके बाद देखिए कि जैसे संपत्ति खरीदना। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश में अगर संपत्ति अर्जित करता है और संपत्ति अर्जन करने से चल और अचल संपत्ति दोनों ही निर्धारित की गई हैं, लेकिन विशेष तौर से अचल संपत्ति जैसे कि भूमि, मकान या इस प्रकार की व्यवस्था जो रहने की हो, इसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसे राष्ट्र भी उन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान कर देते हैं जिनकी वहाँ पर संपत्ति पड़ी हुई है, जैसे कि पेरू है और मैक्सिको है। ऐसे ही राष्ट्र हैं कि यदि कोई व्यक्ति पेरू या मैक्सिको राज्य में अगर कोई संपत्ति खरीदता है तो ऐसी स्थिति में उसे उस देश की नागरिकता भी प्राप्त हो जाती है। इसके बाद देखिए कि कुछ विजयी क्षेत्र के नागरिक। अपन ये जानते हैं कि एक राष्ट्र का कुछ क्षेत्र यदि किसी दूसरे राष्ट्र में अगर उस पर विजय प्राप्त कर लेता है तो ऐसी स्थिति में विजयी राष्ट्र उन नागरिकों को अपने देश की नागरिकता प्रदान करता है। सामान्यतः ऐसी स्थिति जहां साम्राज्यवादी नीतियां हुआ करती थीं, ऐसी स्थिति में इन देशों को वहां की नागरिकता प्रदान की जाती है। इसके बाद देखिए कि पुनः नागरिकता प्राप्त। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक देश से अनुपस्थित होने के कारण उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है और यदि वह जिस देश की नागरिकता प्राप्त करता है उसकी नीतियों से असंतुष्ट हो और वह पुनः अपने देश की नागरिकता प्राप्त करती है अगर करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में राज्य के द्वारा कुछ उसे शर्तें निर्धारित की जाती हैं और उसके आधार पर उसे पुनः नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। इसके बाद देखिए कि गोद लेने पर अपन ये सामान्यतः मानते हैं कि एक व्यक्ति यदि किसी विदेशी बच्चे को अगर गोद लेता है तो उसे गोद लेने वाले व्यक्ति के देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। विशेष तौर से ये माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति भारत का है और उनके कोई अगर संपत्ति या संतान उनके नहीं है और ऐसी स्थिति में यदि कोई इंग्लैंड के बच्चे को अगर गोद लेता है तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो सामान्यतः ये भी माना जाता है कि नागरिकता प्राप्ति के लिए कुछ और भी माना जाता है। अपन मानते हैं कि विदेशों में कुछ विद्वान होते हैं और विद्वान जब यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं और यहाँ की सांस्कृतिक व्यवस्था या सांसारिकता या अन्य चीज़ों से उनका यानी कि प्रेम होता है और विशेष तौर से राज्य के प्रति भक्ति भाव पैदा होता है, राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में विद्वानों को भी देश की नागरिकता प्रदान की जाती है। विशेष तौर से ये चीज़ें तो मानी जाती हैं कि नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें हैं, लेकिन कुछ शर्तें ऐसी भी हैं जिनसे नागरिकता का अपहरण यानी कि समाप्त होती है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जाती है तो किन्हीं नागरिकों को देश से पृथक भी रखा जाता है या उसकी नागरिकता समाप्त भी कर दी जाती है। जैसे कि सबसे पहला है वह यानी कि परित्याग। यदि कोई व्यक्ति ये चाहता है कि वह स्वेच्छा से अपने मूल देश की
नागरिकता समाप्त करना चाहता है या त्यागना चाहता है तो वह पूर्णतः स्वतंत्र है, चाहे वह किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता हो। यानी कि दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने की उसे पूर्ण रूप से छूट होती है, लेकिन यहाँ की नागरिकता का परित्याग करना होता है। दूसरी तरफ है जैसे वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंध के आधार पर भी ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अगर किसी विदेशी महिला से शादी करता है तो ऐसी स्थिति में उस देश की नागरिकता चाहे तो वह इसको समाप्त कर सकता है, या अपन ये कह सकते हैं कि यदि कोई यहाँ की महिला अगर विदेशी पुरुष से अगर वैवाहिक संबंध स्थापित करती है तो उस महिला की यहाँ से स्वतः ही नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। इसके बाद देखिए कि एक महत्वपूर्ण जो शर्त है वो ये मानी जाती है कि यदि कोई नागरिक विदेशों से अगर सम्मानजनक उपाधियाँ प्राप्त करता है या वहाँ से सम्मान प्राप्त करता है, ऐसे व्यक्तियों को भी देश से निष्कासित किया जा सकता है या उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि नागरिकता समाप्ति के लिए महत्वपूर्ण है कि कोई व्यक्ति यदि विदेशों से सम्मान प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में उसके मूल देश की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। इसके बाद देखिए कि एक और दे रखा है कि यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक अपने देश से निष्कासित रहता है, जैसे कि भारत में देख लीजिए कि यदि 7 वर्ष से अधिक व्यक्ति अगर यहाँ से अगर पलायन करता है, किसी अन्य देश में चला जाता है तो उसकी नागरिकता यहाँ समाप्त कर दी जाती है, चाहे अन्य देश की नागरिकता उससे प्राप्त हुई हो या नहीं हुई हो। इसके बाद देखिए कि एक है आपका कि देशद्रोह के मामले में यदि किसी व्यक्ति को देश से निष्कासित किया गया हो तो उसे भी नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। दूसरी तरफ सेना से यदि कोई व्यक्ति भागा हो तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की नागरिकता भी समाप्त कर दी जाती है। तो सामान्यतः अपन ये मानते हैं कि ये दोनों ही चीज़ें हैं जिसके आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है और नागरिकता समाप्त कैसे होती है। इसके आधार पर अपन मैंने बताया था कि नागरिक और नागरिकता में अंतर क्या होता है, कि किन व्यक्तियों को या विशेष तौर से अपने देश को के नागरिकों को जो नागरिकता प्राप्त है उन्हें सामाजिक और राजनीतिक दोनों अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन जो विदेशी होते हैं और अपने देश में भ्रमण या विद्या के लिए आते हैं वो केवल नागरिक तो होते हैं और उन्हें केवल नागरिक अधिकार ही प्रदान किए जाते हैं। ये इन दोनों में अंतर है। इसके बाद देखिए कि आदर्श नागरिकता की कुछ शर्तें हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अपने देश में रहने के लिए यह आवश्यक है कि वह राष्ट्र के प्रति भक्तिभाव रखता हो, अन्य प्रकार की गतिविधियों में भाग लेता हो, सामाजिक कार्यों का संचालन करता हो, या अपन ये कह सकते हैं सरकारी नौकरियों के आधार पर कुछ अंशदान राज्य के विकास के लिए भी देता हो। कुछ ऐसी आदर्श नागरिकता की कुछ शर्तें हैं जिसे आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।